हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि अपने डिफेंस अकाउंट कोड के चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हमने डिस्कस कर लिया है। प्रीवियस लेक्चर आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। और आज अपने दोस्तों चैप्टर 3 के पार्ट नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैप्टर जो 3 है डिफेंस अकाउंट कोड का, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी दोस्तों लेंदी चैप्टर है, राइट। और दोस्तों, अगर आप ये 3 नंबर चैप्टर अगर ढंग से पढ़ लोगे तो आगे के चैप्टर आपको सीखने में आसानी होगी। इसका 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, मतलब 7 या 8 चैप्टर तक फिर बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। 3 नंबर लेंथी था, इसलिए अपने उसको पूरा टाइम देके पूरा अच्छे से याद करके इसको अपने देखेंगे, राइट। सबसे पहले दोस्तों, अपने चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 4 पढ़ने से पहले मैं आपको जो चैप्टर 3 के अंदर प्रीवियस जो अपनों ने जो भी पढ़ा है ओनली चैप्टर 3 का, वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। रिवाइज़ करवाता हूँ, मेरे साथ आप भी रिवाइज़ कीजिए, राइट। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा था। सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा पीरियड ऑफ अकाउंट, ठीक है। पीरियड ऑफ अकाउंट क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर पूरा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। देखिए 31 मार्च के बाद जो भी अकाउंट ओपन रहेंगे उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, और वो ओपन क्यों रखे जाते हैं? ओपन इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन जो है 31 के मार्च के बाद भी मार्च के कुछ ट्रांजैक्शंस रह जाती है, ठीक है, या हमें कुछ रेक्टिफिकेशन करना हो, रीएडजस्टमेंट करना हो, तो दोस्तों 15 अप्रैल तक जनरली इनको रखा जाता है, राइट। और आरबीआई सीएस नागपुर के अंदर वो ट्रांजैक्शन होती रहती है। और कौन सी ट्रांजैक्शन शामिल होती है? इंटर डिपार्टमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और दोस्तों जो होती है ट्रांजैक्शन 31 मार्च के बाद उसको क्या बोलते हैं? मार्च सप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री 1 या मार्च सप्लीमेंट्री करेक्शन या सप्लीमेंट्री सेकंड, राइट। करेंसी ऑफ अकाउंट, दोस्तों किस करेंसी में रखते हैं अपने अकाउंट को? रुपीज़ में, राइट, इंडियन रुपीज़ में। अगला दोस्तों 5 नंबर पे पढ़ा मैंने फॉर्म ऑफ अकाउंट। 3 प्रकार के पढ़े, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट। इनके तीनों के आर्टिकल याद करने हैं आपको। कंसोलिडेटेड फंड के अंदर दोस्तों रेवेन्यू और कैपिटल पढ़ा मैंने। रेवेन्यू के अंदर फिर आगे मैंने 2 भाग पढ़े, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का। कैपिटल के अंदर रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्ट, लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट के अंदर दोस्तों क्या क्या पढ़ा मैंने? डेप्ट, डिपॉजिट, एडवांसेस, सस्पेंस और मिसलेनियस, राइट। इनसे रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो खर्चे हैं, सारी जो प्राप्तियाँ हैं वो पब्लिक अकाउंट में जाएगी, और जो यहाँ पे पढ़ा वो इनके रेस्पेक्टिव हेड्स में जाएगी, राइट, रेस्पेक्टिव फंड्स में जाएगी, ऐसे समझ लीजिए। 6 नंबर पे दोस्तों क्या पढ़ा मैंने? सेक्टर थे। सेक्टर को कुछ सेक्टर्स को सब सेक्टर्स में डिवाइड होता है, किया जाता है। और दोस्तों सेक्टर होते क्या है? ग्रुप ऑफ फंक्शंस को ऐसे बोल दीजिए, या ग्रुप ऑफ मेजर हेड्स, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ग्रुप ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस का मतलब क्या है? हमारे डिपार्टमेंट में फंक्शंस को कौन डिनोट करता है? मेजर हेड, जो कि कितने डिजिट का होता है? 4 डिजिट का, राइट। इसके बाद दोस्तों मैंने क्या पढ़ा? 423, 222 पढ़ा। 6 टायर क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स पढ़ा मैंने, राइट। इसके अंदर सब मेजर हेड, सेक्टर के अंदर पहले सेक्टर का पढ़ा, सेक्टर के अंदर मेजर, सब मेजर, माइनर, सब डिटेल और ऑब्जेक्ट हेड पढ़ा, राइट। इसके बाद दोस्तों मैंने मेजर हेड में रिलेशन पढ़ा। मेजर हेड क्या? 4 डिजिट का होता है, ABCD करके पढ़ा मैंने। पहला डिजिट 0-1 हो तो रेवेन्यू रिसिप्ट, 2-3 हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट के बारे में कुछ नहीं दिया क्योंकि इसका एकमात्र कोड हेड है 4000, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का 4-5, और दोस्तों लोन हेड का 6-7। और इसकी रेंज देख लीजिए, 001 से 1999, 2001 से 311, 399। कैपिटल रिसिप्ट की 4000, 4001 से 5999, 6001 से 7999। ये दोस्तों सारा जो तामझाम था ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से था, ठीक है। इसके बाद मैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया पढ़ूंगा जब इसमें अंदर 8000 कोड हेड दिया इसको, राइट। और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया पढ़ूंगा जब मैं इसको 8001 से 8999, राइट। अब देखिए चलिए दोस्तों 9 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स 9 नंबर में क्या दिया गया है? रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और लोन हेड, इन चारों के अंदर रिलेशन, ठीक है। मेजर हेड हैं ये सारी चीज़ें, तो 2000 इसमें जोड़ते चले जाएंगे तो हम नेक्स्ट के अंदर कूदते चले जाएंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर से लोन हेड, ठीक है। अब मैं ऐसे बोल दो, या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर 4000 जोड़ दूंगा तो किसमें आ जाऊंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। 6000 जोड़ दूंगा तो इसमें लोन हेड पे, ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, राइट। 10 नंबर में क्या है दोस्तों? 40-76। 40-76 दोस्तों एक कॉमन हेड है, कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस सर्विसेज। कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस सर्विसेज का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विसेज। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विसेज और कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस सर्विसेज का मतलब है ये कॉमन है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, DRDO, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है, इन सब चीज़, अब इन सब के लिए, राइट। इनके दोस्तों मेजर हेड अलग अलग हैं, इनके रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये सारे अलग अलग हैं, लेकिन इनका दोस्तों कैपिटल का जो एक्सपेंडिचर है वो एक ही हेड दे दिया हमें, राइट। 11 नंबर पे दोस्तों क्या है? 6 टायर क्लासिफिकेशन पढ़ा मैंने, जिसको 15 डिजिट से डिनोट करते हैं, 423, 222 से। और दोस्तों इसके अंदर मैंने क्या पढ़ा? ये जो 6 टायर क्लासिफिकेशन है वो पैम्पलेट ऑफ रेवेन्यू, डेप्ट एंड रेमिटेंस है के अंदर दिया गया है, ठीक है अंदर। और दोस्तों वो पैम्पलेट ऑफ RDR जो किताब है वो गवर्नमेंट अकाउंट और MOD के सिविल अकाउंट को सारे कोड हेड कवर करती है, राइट। और दोस्तों ट्रिक मैंने इसको याद करने की क्या बताई वो चलो 12 नंबर पढ़ते हैं। और दोस्तों इसके बाद पढ़ा मैंने 5 टायर क्लासिफिकेशन, उसके अंदर दोस्तों क्या था? डिफेंस सर्विस रिसिप्ट एंड चार्जेस, जिसको क्लासिफिकेशन हैंडबुक बोलते हैं, उसके अंदर डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड सारे कोड हेड दिए गए। 12 नंबर पे दोस्तों क्या है? क्लासिफिकेशन हैंडबुक फॉर डिफेंस सर्विस रिसिप्ट एंड चार्जेस। और दोस्तों क्या है? पैम्पलेट ऑफ RDR। तो इन दोनों को याद कैसे करना है दोस्तों? CHB है, क्लासिफिकेशन हैंडबुक, क्लास है डिफेंस की, ठीक है। तो इसके अंदर डिफेंस वालों का मैटर है। पैम्पलेट मतलब पैम्पलेट देखो, सैलरी बांट दो, पैम्पलेट दोस्तों एक 50 पैसे का पैम्पलेट आता है, तो बाकी सिविल वाले हैं उनको पैम्पलेट देके इसको बांट दो, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा RDR और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा क्लासिफिकेशन हैंडबुक, राइट। 13 नंबर पे क्या है दोस्तों? गाइडलाइंस फॉर ओपनिंग
न्यू कोड हेड। तो दोस्तों इसके अंदर माइनर हेड के नीचे मुझे सब डिटेल और ऑब्जेक्ट हेड खोलना है, तो इसके लिए मुझे CGDA खोल सकते हैं विदाउट द प्रायर कंकरेंस ऑफ MOD फाइनेंस और DGADS। और दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक मैंने क्या बताई, CGDA के ऊपर कौन है, SDO सब डिटेल ऑब्जेक्ट SDO। ठीक है दोस्तों, याद हो रहा है कुछ। अब दोस्तों आज अपने 13 पॉइंट मैंने बता दिया आपको, तो अब दोस्तों आज अपने 14 नंबर पॉइंट जो है इसका पार्ट नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। अब दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया, पैम्पलेट ऑफ RDR के बारे में पढ़ लिया और क्लासिफिकेशन हैंडबुक के बारे में पढ़ लिया, डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस। पैम्पलेट कौन सी थी, जो सिविल के और MOD सिविल के खर्चों के बारे में जो कोड हेड्स हैं उनके बारे में डिटेल रखती है ये किताब। CHB जो है क्लासिफिकेशन हैंडबुक डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस, ये दोस्तों क्लास है डिफेंस के बारे में कोड हेड्स रखती है, राइट। इनको दोस्तों इशू कौन करता है ये भी हम लोगों ने देख लिया, CGDA। ठीक है, अब दोस्तों इनके अंदर अमेंडमेंट्स और कुछ और बातों की चर्चा करें। तो 38 नंबर के अंदर क्या बोल रहा है, ऑल अमेंडमेंट्स टू द पैम्पलेट ऑफ रेवेन्यू डेप्ट एंड रेमिटेंस हेड एंड CHB ऑफ डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस इशूड बाय द CGDA। दोस्तों CGDA उस इशू करता है अंडर डेलीगेटेड पावर विद कंकरेंस ऑफ MOD फाइनेंस एंड कंसल्टेशन विद DGADS। दोस्तों इसको देख के कुछ ये ऐसा याद आ रहा है आपको, माइनर हेड के नीचे दोस्तों मुझे SDO खोलना है, SDO सब डिटेल ऑब्जेक्ट हेड। तो दोस्तों CGDA खोलते हैं, और CGDA दोस्तों इन दोनों की ही तो परमिशन ले रहे थे वहाँ भी, तो सेम केस यहाँ है। अगर अमेंडमेंट करना है आपको पैम्पलेट ऑफ RDR में और CHB के अंदर जो इशू करता है CGDA, ठीक है, इन दोनों की दोस्तों कंसल्टेशन से CGDA इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, द प्रायर अप्रूवल ऑफ CA and AG विल ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड थ्रू CGA एंड DGADS इन केसेस वेयर अमेंडमेंट अफेक्ट मेजर एंड माइनर हेड इन पैम्पलेट ऑफ RDR। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे कॉमन बात बोल दी कि भैया आप अगर इनमें कोई चेंज करना है, कोई अमेंडमेंट करना है तो CGDA कर देंगे, ठीक है, इनकी कंकरेंस से। लेकिन दोस्तों CAG की जब बात आएगी, मतलब मेजर और माइनर हेड की जब बात आएगी दोस्तों, तो CAG की प्रायर कंकरेंस लेनी पड़ेगी, किनके थ्रू, इनके थ्रू। ठीक है, तो मेजर और माइनर हेड है दोस्तों, उसके लिए CAG की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो माइनर और मेजर के नीचे दोस्तों कौन से रहता है, सब डिटेल और ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये SDO में परिवर्तन कर सकता है इनकी कंकरेंस से। ठीक है, अगर ये SDO से ऊपर जाएगा, मेजर और माइनर में जाएगा, तो इसको C एंड AG को भी शामिल करना पड़ेगा, राइट। आगे देखिए नोट में क्या दिया गया दोस्तों, अमेंडमेंट मीन्स इंट्रोडक्शन टू ए न्यू कोड हेड, डिलीशन और चेंज इन नोमेनक्लेचर ऑफ एनी ऑफ द एग्जिस्टेंट हेड। या तो अमेंडमेंट का मतलब क्या है दोस्तों, अमेंडमेंट जो दिया गया है, एक अमेंडमेंट कहाँ दिया गया, ये दिया गया है कि मतलब या तो एक नया कोड हेड जोड़ दो आप इसमें, ठीक है, या फिर कोई डिलीट कर दो, चेंज कर दो किसी के नोमेनक्लेचर में। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण, जैसे आपका नाम आपके माता पिता ने रखा है, इसी प्रकार कोड हेड्स का नाम इनके हमारी गवर्नमेंट भारत सरकार ने रखे हैं। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो है नया ही फ्रेश ही टॉपिक है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एज चार्ज और वोटेड। चार्ज एक्सपेंडिचर और दोस्तों वोटेड एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो वोटेड और चार्ज का जैसे कुछ तो आप मीनिंग इनके शब्दों से निकाल सकते हो, जो इनका जो नाम है उसी से निकाल सकते हो। ठीक है, वोटेड का मतलब है जिस पे वोट किया जाएगा, चार्ज का मतलब है जो भारित है, जो एक प्रकार से भार डाला गया है हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। ठीक है, और इसके अंदर हम वोट नहीं कर सकते, राइट। अब देखिए दोस्तों डेफिनेशन बताता हूँ, पेमेंट्स मेड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ ए जजमेंट डिग्री। नंबर 1 बात, पेमेंट कर दी, क्यों करी, क्योंकि कोई जजमेंट आया, डिग्री मतलब निर्णय, ठीक है, कोर्ट ने कोई निर्णय दिया। और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट, दूसरी बात कोई अवार्ड दे देगी, ठीक है, तो उस केस में। तीसरा दोस्तों आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अब दोस्तों आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई पेमेंट करेगी, ठीक है, तो उसको दोस्तों सभी को चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया लेंगे, और दोस्तों इस पे विल नॉट बी सब्जेक्ट टू द वोट बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, हमारी दोस्तों जो विधायिका है, हमारी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो हमारे इसके अंदर चेंज वोट नहीं कर सकती। ठीक है, वो डिस्कस कर सकती है लेकिन वोट नहीं कर सकती चार्ज एक्सपेंडिचर पे। अब दोस्तों कुछ को डाउट आ रहा होगा दोस्तों कि सर ट्रिब्यूनल्स क्या होता है, ये क्या भला है। तो दोस्तों ट्रिब्यूनल्स जो है एक प्रकार का कोर्ट जैसा ही होता है ये, ठीक है। तो बट इसके बारे में दोस्तों मैं आपको अधूरी जानकारी नहीं देना चाहता, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि ये अपने अलग से टॉपिक है SES के पार्ट 1 के पेपर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, वहाँ पे अपने डिटेल डिस्कशन करेंगे, संविधान के अंदर कौन से आर्टिकल में ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अगली क्या है दोस्तों, ऑल अदर एक्सपेंडिचर मेट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विल बी ट्रीटेड एज वोटेड एक्सपेंडिचर। दोस्तों इनके अलावा जो खर्चे होंगे वो वोटेड एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक डेफिनेशन है। ठीक है, और भी दोस्तों इनकी डेफिनेशन है, चार्ज एक्सपेंडिचर के एग्जांपल जो आते हैं। और दोस्तों इसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि कई बच्चों का डाउट आता है कि सर एक हमें नियम बता दिया, उसके नीचे उसका एक्सेप्शन बता दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन पढ़ ली, अब नीचे मैं बोल रहा हूँ कि चार्ज एक्सपेंडिचर की और भी डेफिनेशन है। ठीक है, और इसे आगे चलूँगा तो ठीक है, ये भी दोस्तों 90% है, 10% डेफिनेशन और आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो भी अपने पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों, ये अकाउंट कोड का पॉइंट ना होगे, ये ज़्यादा पॉलिटी का चैप्टर है। ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर, वोटेड एक्सपेंडिचर, क्योंकि दोस्तों पार्लियामेंट की और उनकी बात आ गई। ठीक है, तो ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये कोई साइंस का लॉ नहीं है।
ठीक है। जो हम डिफेंस अकाउंट कोड पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों इनको नियम को बहुत फ्लेक्सिबल बनाया गया, नियम बना दिया, उसके नीचे उसका एक्सेप्शन दे दिया। साइंस नहीं है कि जैसे हम साइंस में पढ़ते थे कि मान लो साइंस के स्टूडेंट होंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, न्यूटन का नियम है। ठीक है, तो दोस्तों वो साइंस का जो फॉर्मूले हैं जो हैं उनके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये कोई साइंस नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो आपको दोस्तों जैसे जैसे चीज़ें आते जाएँ उनको अपने दिमाग में बैठाता जाना है, और जिस टाइप से दोस्तों जी गई है उनको उसी टाइप से आप दिमाग में बिठा लीजिए। अगला देखिए दोस्तों, चार्ट एक्सपेंडिचर के बारे में और बताया गया। 3 चीज़ें तो ये याद रखनी है, कोई जजमेंट आ जाए, डिक्री आ जाए, अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट आ जाए, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दोस्तों कोई पेमेंट करती, राइट। अगला देखिए दोस्तों, चार्ट एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, प्रेसिडेंट की दोस्तों सैलरी आएगी, उसके पे एंड अलाउंसेस आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी आएगी, उनके पे एंड अलाउंसेस आएंगे, राज्यसभा के चेयरमैन और दोस्तों डेप्यूटी चेयरमैन के पे एंड अलाउंसेस उनकी सैलरी आएगी, लोकसभा स्पीकर के दोस्तों डेप्यूटी स्पीकर के जो पे एंड अलाउंसेस उनकी सैलरी आएगी, सीएजी की सैलरी आएगी, उनके अलाउंसेस आएंगे, यूपीएससी के चेयरमैन की दोस्तों सैलरी आएगी और उनके अलाउंसेस आएंगे। सारे याद रखने हैं आपको, प्रेसिडेंट की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के जज, राज्यसभा लोकसभा के चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, सीएजी की सैलरी, यूपीएससी के चेयरमैन की सैलरी। ठीक है, और दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारी कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया पे पारित क्यों की गई। ठीक है, इनका संविधान के अंदर प्रोविज़न क्यों दिया गया, क्योंकि दोस्तों ये सारी संस्थाएं ऐसी है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो दोस्तों एक इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके, बिना किसी के प्रेशर में काम कर सके, इसलिए इनके जो पे एंड अलाउंसेस दोस्तों वोटिंग करके पार्लियामेंट के अंदर काट ना लिए जाएँ। ठीक है, मान लो बोलते कि भाई सुप्रीम कोर्ट का, मान ले कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऐसे जजमेंट आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं वो बोलते हैं कि भाई उनकी तनख्वाह काट लो, ठीक है, हमारे फेवर में डिसीजन नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते आप, राइट, वोट नहीं कर सकते, उसके ऊपर डिस्कस जरूर कर सकते हो, राइट। यूपीएससी का चेयरमैन है दोस्तों, यूपीएससी देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, जहाँ से जो लोग निकलेंगे वो आगे आके डिफेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बनेंगे। ठीक है, नियम कानून वही बनाते हैं। तो दोस्तों ये यूपीएससी का चेयरमैन अच्छे से दोस्तों ट्रांसपेरेंट रूप से काम कर सके, वर्किंग कर सके बिना किसी बायस्ड एटीट्यूड के, इसलिए इनको स्वायत्त रखा गया है। ठीक है, और इनकी जो तनख्वाह है वो चार्ट एक्सपेंडिचर से दी गई है, ना कि वोटिंग एक्सपेंडिचर से। और दोस्तों इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, उधार लिए गए पैसों का इंटरेस्ट चुकाना है तो वो भी हमारा चार्ट एक्सपेंडिचर के अंदर ही आएगा। ठीक है, और दोस्तों चार्ट एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर से कंफ्यूज मत हो जाना। कैपिटल एक्सपेंडिचर और चार्ट एक्सपेंडिचर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, कहीं आप बोलो कि सर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो वो बताया था, ठीक है, कि बोरो करके फंड को और ऐसा वैसा, लेकिन चार्ट एक्सपेंडिचर के अंदर आप कुछ और बता रहे हो। तो दोस्तों ये दोनों अलग अलग चीज़ें, नाम सी से ही स्टार्ट है। ठीक है, तो उधार लिए गए पैसों का इंटरेस्ट चुकाना हो, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक से दोस्तों आपने लोन ले लिया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया 1 लाख करोड़ का। ठीक है, इसका जो ब्याज बनेगा मान लो 1 करोड़ रुपए पर मंथ, तो दोस्तों वो ब्याज तो आपको देना ही है ना, इस पे क्या वोटिंग करवाओगे पार्लियामेंट की, राइट, यस और नो। तो इसके अंदर 1 लाख करोड़ का दोस्तों जो 1 करोड़ रुपए ब्याज बनेगा पर मंथ या पर डे जो भी है, तो उसको दोस्तों चार्ट एक्सपेंडिचर के अंदर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें दोस्तों मैंने चार्ट एक्सपेंडिचर की पढ़ी। ठीक है, एक बात इसके अंदर आई थी ओनली वोटेड एक्सपेंडिचर की, राइट। चार्ट और वोटेड एक्सपेंडिचर शैल बी शोन सेपरेटली इन द अकाउंट्स एज वेल इन द बजट डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों इस लाइन को बताने का क्या मतलब है, ठीक, आपकी समझ बढ़ाने के लिए, कोई भी नहीं है कि बस हाँ, जनरली आप याद रखो कि चार्ट अलग रहेगा, वोटेड अलग रहेगा, बजट के अंदर भी अलग प्रोविजन है, बजट के अंदर भी इनकी मान लो कोई ग्रांट सैंक्शन करवानी है, सप्लीमेंट्री ग्रांट देनी है, बजट से पैसा निकलेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलेगा, तो दोस्तों चार्ट और वोटेड के नाम से ही निकलेगा, राइट। आगे चलिए, अप्रैल 2009 के अंदर ये पूछा गया है आपसे, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या फ़र्क है। ठीक है, अप्रैल 2009 के प्रीवियस एग्जामिनेशंस में दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। तो रूल नंबर 42 के अंदर क्या दिया हुआ है, सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्वायरिंग टेंजिबल एसेट। दोस्तों टेंजिबल एसेट क्या होता है, टेंजिबल मतलब जिसको अपने स्पर्श कर सकें, जिसको छू सकें। ठीक है, सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्वायरिंग टेंजिबल एसेट ऑफ अ परमानेंट नेचर, एसेट है और परमानेंट नेचर का है, राइट, फॉर यूज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर सेल, जिसको हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, जो परमानेंट नेचर का है और जिसको सेल करने के लिए हम नहीं बना रहे हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे हम दोस्तों, उस पर जो खर्चा होगा उसको बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लस के अंदर इसके अंदर एक और डेफिनेशन है, एनहांसिंग द यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, जो हमारे पास एसेट है उसकी यूटिलिटी को एनहांस कर देंगे। ठीक है, शैल बी डिफाइंड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों दोनों को एग्जांपल बताता हूँ, यूटिलिटी को एनहांस करने वाला एग्जांपल यहाँ दिया बताया है मैंने, और जो सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर और एक्वायरिंग टेंजिबल एसेट के एग्जांपल मैंने यहाँ बताए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एयरपोर्ट बनाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाने हैं, एम्स बनाने हैं, अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, IITs IIMs, ठीक है, ब्रिजेस बनाने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, ये जो खर्चा होगा वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर से करेंगे, राइट, यस और नो। इसके बाद है दोस्तों, इनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता है। ठीक है, आपने एयरपोर्ट बना दिया, ठीक है, एक बार से आपके मान लो जेब से पैसे लगे, मान लो 1 लाख करोड़ रुपए लगे। ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए लग गए आपकी जेब से। तो दोस्तों जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा, जब ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर दोस्तों बाद में जो कमर्शियल एरोप्लेन्स जो आएंगे, बाकी जो इसकी सेल जब स्टार्ट होगी, तो जब आप इससे बेनिफिट लोगे, मतलब लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलेगा। स्कूल्स बनाओगे, उसका दोस्तों लॉन्ग टर्म का बेनिफिट है। हॉस्पिटल में एक बार बना दोगे, बाद में लोग आएंगे, इलाज करवाने आएंगे, तो जो आप उससे फीस लोगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बेनिफिट करेगी, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों, एनहांसिंग द यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स,
जो एसेट बना हुआ है उसकी यूटिलिटी एनहांस करनी है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, रेलवे स्टेशन बना दिया आपने, ऑलरेडी बना हुआ है, उसके अंदर दोस्तों आपको रूम फैसिलिटी अवेलेबल करवा दो वहाँ पे, ठीक है। तो एक बार तो रूम पे पैसा लग गया, ठीक है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये पॉइंट भी कंसीडर होता है। और दोस्तों आपने जो ऑलरेडी जो यूटिलिटी थी, जो रेलवे स्टेशन था, उसको एनहांस कर दिया, ठीक है। वहाँ पे जो रूम लेंगे, ठीक है, तो उसका बाद में वो पे करेंगे उसका, तो उसका खर्चा भी निकल जाएगा और आपको बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। दोस्तों रेस्टोरेंट खोल दो आप उसके अंदर, ठीक है, उसमें भी आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा और जो एग्जिस्टिंग यूटिलिटी है उसको एनहांस कर दिया। इसके बाद देखिए दोस्तों एयरपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। एयरपोर्ट पे दोस्तों ऑलरेडी रनवे बने हुए थे, ठीक है, मैंने एक और रनवे बना दिया उसमें, ठीक है, सुख सुविधाओं के लिए। तो जो यूटिलिटी थी एग्जिस्टिंग थी उसको एनहांस कर दिया मैंने, ठीक है। समझ में आई दोस्तों बातें? आगे चलिए। देखिए दोस्तों आगे क्या बताया है इसमें, अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने पढ़ा, इसके बाद अब मैं पढ़ूंगा रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर, राइट। सब्सिक्वेंट चार्जेज ऑन मेंटेनेंस, रिपेयर, अपकीप एंड वर्किंग एक्सपेंसेस। दोस्तों एक बार आपने हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, स्कूल्स बना दिए, आईआईटीज़ बना दिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद जो इनके सब्सिक्वेंट चार्जेज हैं, इनकी मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर करने के लिए, अपकीप एंड वर्किंग एक्सपेंसेस विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एसेट इन ए रनिंग ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपने हॉस्पिटल बना दिया, ठीक है, उसकी एक दीवार से कलर उतर गया, ठीक है, रंग फेड हो गया, तो उसके ऊपर जो चार्जेस होंगे वो कौन होंगे मेंटेनेंस करने के लिए, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। एयरपोर्ट है दोस्तों, वहाँ पे कोई कांच टूट गया, ठीक है, उसके जो चार्जेस हैं वो होंगे, ठीक है। स्कूल है, स्कूल के अंदर मान लो और छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है वो आ गई, जो अपने अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से पूरी करेंगे। ऑल अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनके अलावा दोस्तों सारे जो और एक्सपेंडिचर हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को डे टू डे रनिंग करने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या क्या आ जाएंगे, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजली का बिल भरना है, ठीक है, पानी का बिल भरना है, स्टेशनरी से रिलेटेड जो खर्चे हैं, ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे ही तो बोलते हैं इनको, ठीक है। वो अपने इंटरेस्ट फंड से निकालेंगे भले ही, ठीक है, इंटरेस्ट फंड से निकालेंगे, लेकिन दोस्तों वो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर खर्चा माना जाएगा, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर मेट फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम टैक्सेस, ड्यूटी, फीस, फाइन्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कैपिटल का जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल की प्राप्तियों से ही करेंगे, कैपिटल नेचर की जो प्राप्तियाँ हैं, ठीक है। कैपिटल नेचर की दोस्तों प्राप्तियाँ कौन सी होती है, जो बोरोवर्ड फंड है। याद आया कुछ, जब मैं चार्ट पढ़ा रहा था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैपिटल का जो नेचर का जो एक्सपेंडिचर है वो मेनली बोरोवर्ड फंड से करते हैं। बुलेट ट्रेन का मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, जापान से जो हमने पैसा लिया है वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसको आप ऐसे कनेक्ट कर दो, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, कैपिटल का एक्सपेंडिचर होगा तो एक परमानेंट नेचर की एसेट हम क्रिएट कर देंगे जो टेंजिबल है, जिसको हम छू सकते हैं, राइट, और वो सेल के लिए नहीं बनी है। और दोस्तों क्या बोल रहे हैं, डिस्टिंग्विश, मतलब इनसे नहीं लेंगे अपने, टैक्सेस से, ड्यूटी से, फीस और फाइन से, इनसे तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। समझ में आई बातें? इट इज़ ओपन टू द गवर्नमेंट टू मीट कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम ऑर्डिनरी रेवेन्यू। फिर भी देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल दिया कि भैया इससे नहीं करेंगे, लेकिन ये इस नियम के अंदर क्या बोल दिया कि गवर्नमेंट के ऊपर है वो, कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू, ऑर्डिनरी रेवेन्यू से करे, ठीक है, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि एक शर्त है कि वहाँ पे सफिशिएंट फंड होने चाहिए, देयर आर सफिशिएंट रेवेन्यू रिसोर्सेज टू कवर दिस लाइबिलिटी, राइट। मान लो मुझे ब्रिज बनाना है, ठीक है, वहाँ पर 20 करोड़ का खर्चा होगा, राइट। और दोस्तों ये ब्रिज जो है टेंजिबल एसेट है, इसकी लाइफ भी ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से नहीं कर सकता। फिर भी दोस्तों गवर्नमेंट बोल दे कि हमारे पास ऐसा रेवेन्यू का सोर्सेस है जिससे हम इसके पूरे खर्चे कवर कर सकते हैं, तो जो ब्रिज है, जो परमानेंट एसेट है, इसको हम रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर से इसका खर्चा कर सकते हैं। आगे चलिए दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब तक नहीं माना जाएगा जब तक गवर्नमेंट कुछ स्पेशल ऑर्डर से ना बता दे। इसका मतलब है दोस्तों जो सारे लगभग खर्चे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा होगा उसको गवर्नमेंट कुछ स्पेशल ऑर्डर से उसको बताएगी, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें? इजी बातें हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कोई एसेट एक्वायर करनी है टेंजिबल नेचर की, ठीक है, और वो दोस्तों खर्चा जो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कैपिटल फंड से ही होगा। और फिर भी दोस्तों गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो भले खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर का रेवेन्यू के रिसोर्सेज से कर दे, बशर्ते ये कि उस रेवेन्यू सोर्स के अंदर उतनी, उस काम को करने के लिए, उतनी उस लाइबिलिटी को पूरी करने के लिए उसका सफिशिएंट फंड है। आगे चलिए दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एक्सपेंडिचर शुड बी क्लासिफाइड अंडर द हेड ऑफ कैपिटल सेक्शन और रेवेन्यू सेक्शन ऑफ द CFI। मतलब क्या है कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि उसको हम कैपिटल में दें या रेवेन्यू में दें। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज जनरली मेट फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ अ कैपिटल, डेब्ट, डिपॉजिट और बैंकिंग करेक्टर एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ऑर्डिनरी रेवेन्यूज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, फाइन्स एंड सिमिलर आइटम ऑफ करंट इनकम। दोस्तों सेम बातें दी गई है, घुमा के उन्हीं को बोल दिया गया, ठीक है। कैपिटल का जो एक्सपेंडिचर है, अगर कोई कैपिटल नेचर की प्राप्ति हुई मुझे, ठीक है, बोरोड फंड से हुई, ठीक है, डेप्ट या लोन लिया है बहुत बड़ा, राइट, तो वो सारी ट्रांजैक्शन कैपिटल में डाल दूंगा। और दोस्तों जो टैक्सेज आता है, ड्यूटीज़ है, फीस है, फाइन्स है, ठीक है, तो उस प्रकार के दोस्तों वो जो प्राप्तियां हैं, फ़ाइन दोस्तों छोटे छोटे फ़ाइन होते हैं, ठीक है, मान लो आपने सड़क पे कचरा फैला दिया, उसका फ़ाइन है, तो वो रेवेन्यू का रिसिप्ट हुआ, राइट। और हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी फाइन्स होंगे, ठीक है, मान लो कई बार कोर्ट्स में हम पे फ़ाइन लगा देती है, ठीक है, मान लो कोई ड्रिंक करके बाहर कोई हल्ला कर रहा है तो उस पर फ़ाइन लगेगा, तो वो सारी रेवेन्यू रिसिप्ट टाइप की प्राप्तियाँ हैं। आगे चलिए दोस्तों,
आगे देखिए फ्रेंड 44 नंबर के अंदर पढ़ता हूँ मैं, 44 नंबर पैरा। इसके अंदर दोस्तों एक नंबर में क्या दिया गया है, कैपिटल अकाउंट शुड बियर ऑल चार्जेस फॉर द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। जो फर्स्ट टाइम आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो वो कैपिटल अकाउंट से वो जो खर्चा है बियर होगा, ठीक है। एंड इक्विपमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट, ठीक है, जो उसके अंदर इक्विपमेंट लगेंगे प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट टाइम, ठीक है। इंटरमीडिएट मेंटेनेंस ऑफ द वर्क वाइल येट नॉट ओपन फॉर सर्विस। और इसके साथ साथ दोस्तों जब तक वो ओपन नहीं होता उसके इंटरमीडिएट खर्चे भी कैपिटल अकाउंट से ही दिए जाएंगे। दोस्तों इन चीज़ों की आप समझ पा रहे हो। मान लो कोई भी मैं स्कूल बना रहा हूँ, कोई भी मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, कोई भी मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ, कोई भी मान लो एयरपोर्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो एयरपोर्ट जब स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, जिसका कंस्ट्रक्शन का जो टाइम है, मान लो स्टार्टिंग के अंदर जो पैसा लगेगा एयरपोर्ट को बनाने के अंदर, वो कैपिटल अकाउंट से वो खर्चा लूँगा, ठीक है। तक ये ओपन नहीं हो जाता सर्विस के लिए, उसके इंटरमीडिएट के खर्चे भी हैं मान लो, वो भी हम कैपिटल अकाउंट से ही लेंगे, ठीक है। बाद के चार्जेस फर्दर एडिशन इंप्रूवमेंट्स भी माने जा सकते हैं अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सैंक्शन कर दे तो। मान लो एयरपोर्ट है, ओपन हो गया, ठीक है, इसके बाद के जो खर्चे हैं मेनली तो हम जो रिपेयर मेंटेनेंस के जो खर्चे हैं वो रेवेन्यू अकाउंट से लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट सैंक्शन कर दे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सैंक्शन कर दे, तो वो खर्चे भी हम कैपिटल अकाउंट से निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट है दोस्तों, रेवेन्यू अकाउंट शुड बियर ऑल सब्सिक्वेंट चार्जेस फॉर मेंटेनेंस एंड ऑल वर्किंग एक्सपेंसेस। ये भी रिपीट कर दी बात कि बाद के जो चार्जेस हैं, मान लो एयरपोर्ट ओपन हो गया, ठीक है, वहाँ पे उसका कोई कांच टूट गया, उससे छोटे मोटे रिपेयर से रिलेटेड बाद के जो सब्सिक्वेंट चार्जेस हैं उसके रिपेयरमेंट से लेकर मेंटेनेंस से रिलेटेड वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, रेवेन्यू के अकाउंट से निकलेंगे। थर्ड है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या पूरा, इन केस ऑफ वर्क्स ऑफ रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट विच पार्टेक बोथ ऑफ ए कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। मतलब कोई ऐसा वर्क है जिसके अंदर कैपिटल और रेवेन्यू दोनों टाइप के खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके जो एक्सपेंडिचर का जो एलोकेशन है वो कौन से प्रिंसिपल से देंगे, तो दोस्तों उसके अंदर रेवेन्यू शुड पे, इसका मतलब है वो जो सारा खर्चा होगा वो रेवेन्यू से पे किया जाएगा, ठीक है। और प्रोवाइड फंड फॉर एडिक्वेट रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल वेस्टेज और डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ओरिजिनल प्रोवाइडेड एट कैपिटल ग्रांट। मतलब पहले जो प्रॉपर्टी जब वो बनी थी वो दोस्तों कैपिटल ग्रांट से बनी थी, ठीक है, लेकिन अब उसका रिन्यू करना है उसको, राइट, या उसको रिप्लेस करना है, तो वो सारा खर्चा रेवेन्यू अकाउंट से दिया जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, ऐसे थ्योरी के तौर पे आपको पढ़ना है और चीज़ों के बारे में समझ बनाते चले जाना है। आगे देखिए दोस्तों, एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयर्स ऑफ डैमेज कोल्ड बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलेमिटीज सच एज फ्लड, फायर, अर्थक्वेक, एनिमी एक्शन, ठीक है। मान लो दोस्तों नेचुरल डिजास्टर्स कुछ हो गए, बाढ़ आ गई, फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, भूकंप आ गया, एनिमी का कोई एक्शन हो गया, शुड बी चार्ज टू कैपिटल अकाउंट और टू रेवेन्यू अकाउंट और डिवाइडेड बिटवीन देन मे बी डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ इन ईच केस। अब दोस्तों यहाँ से एक MCQ बन सकता है आपके, ये लाइन दे दे, एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयर ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैलेमिटीज सच एज फ्लड, फायर, अर्थक्वेक, एनिमी एक्शन। तो इससे रिलेटेड जो खर्चा है वो कौन से अकाउंट से आप बियर करोगे, ठीक है, गवर्नमेंट कौन से अकाउंट से वो पैसा निकालेगी। तो दोस्तों इसका आंसर देना है आपको, कोई से भी निकाल सकती है, वेदर कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट। वो गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, परिस्थिति पे डिपेंड करता है कि वो परिस्थिति क्या है, ठीक है। आगे देखिए 5 नंबर पॉइंट में दोस्तों क्या दिया है, कैपिटल रिसिप्ट शुड बी यूटिलाइज इन रिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये दोस्तों इसका पूरा सब क्लोज है यहाँ से, ठीक है, ऐसे पढ़िए आपकी, कैपिटल रिसिप्ट शुड बी यूटिलाइज इन रिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने कोई पहले किसी मद पे किया है किसी को प्रोजेक्ट बनाने में, कैपिटल रिसिप्ट्स इन सो फार एज दे रिलेट टू एक्सपेंडिचर प्रीवियसली डेबिटेड टू कैपिटल हेड्स अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। दोस्तों कोई भी प्रोजेक्ट को बनाने में आपने पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, ठीक है, बाद में दोस्तों जो कैपिटल की प्राप्तियाँ होगी उनको अपने को जो कैपिटल किया गया है उसके अंदर एक्सपेंडिचर के अंदर रिडक्शन हो गया, ठीक है। मान लो आपने पहले 500 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से, बाद में दोस्तों आपके मान लो 100 रुपये मिल गए, ठीक है, तो आपने जो एक्सपेंडिचर किया था वो 400 रुपये माना जाएगा, ठीक है, उसके अंदर मान लो रिडक्शन हो गया, ठीक है। इसको दोस्तों कमाई नहीं बोलते कैपिटल रिसिप्ट को, उनको रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर बोला जाता है इस भाषा में, अकाउंटिंग की भाषा में, ठीक है। देयर आफ्टर द ट्रीटमेंट इन द अकाउंट विल डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। और दोस्तों उनका जो ट्रीटमेंट है बाद में अकाउंट्स के अंदर वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, बट एक्सेप्ट अंडर स्पेशल रूल और ऑर्डर और गवर्नमेंट दे शुड नॉट बी क्रेडिटेड टू द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग। दोस्तों क्या बोल रहा है, कैपिटल टाइप की जो प्राप्तियाँ हैं वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर मानी जाएगी, ठीक है, जब तक कि कोई गवर्नमेंट स्पेशल रूल या ऑर्डर ना निकाल दे कि उसको हमें रेवेन्यू मिलेंगे, उसको रेवेन्यू अकाउंट में नहीं लिया जाएगा। ये बात इसके अंदर बोली गई है, ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों। इजी सी है लैंग्वेज, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप पढ़ते चले जाइए मेरे साथ साथ और बने रहिए लास्ट तक। आगे देखिए दोस्तों क्या दिया है, रिसिप्ट्स एंड रिकवरीज रिप्रेजेंटिंग रिकवरीज ऑफ एक्सपेंडिचर प्रीवियस डेबिटेड टू कैपिटल मेजर है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, क्या दिया है टॉपिक में, रिसिप्ट और रिकवरी रिप्रेजेंटिंग रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर। दोस्तों आप कोई कैपिटल मेजर हेड से कोई खर्चा कर दोगे तो उसके अंदर दोस्तों जो प्राप्तियाँ और रिकवरी जो बाद में होगी तो वो रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर में मानी जाएगी, ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर की रिकवरी होगी वो ऐसा रिप्रेजेंट कर रही है ये रिसिप्ट और रिकवरी, राइट। 46 नंबर में क्या दिया दोस्तों, रिसिप्ट एंड रिकवरीज ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की दोस्तों रिसिप्ट और रिकवरीज होती है, दे रिप्रेजेंट रिकवरीज ऑफ एक्सपेंडिचर प्रीवियस डेबिटेड टू द कैपिटल मेजर हेड। जो तो पहले खर्चा कर दिया आपने कैपिटल मेजर हेड से, तो वो दोस्तों उसका एक्सपेंडिचर का रिकवरी मानी जाएगी, प्रीवियसली रिप्रेजेंट रिकवरीज ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट। और दोस्तों शैल बी टेकन इन रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द मेजर हेड कंसर्न, और उनको दोस्तों
जो कैपिटल का जो रिसिप्ट हेड है उसके अंदर उसको अपने लेंगे, उसके मेजर हेड के अंदर, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे इस बात में, कहाँ पे नहीं लेंगे। वेयर अंडर द रूल्स ऑफ एलोकेशन एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सच रिसिप्ट हैव टू टू द रेवेन्यू। कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दोस्तों ऐसा कोई नियम बना दे कि हम तो भैया इसको रेवेन्यू में लेंगे, तब इन प्राप्तियों को दोस्तों रेवेन्यू में लेना है। नहीं तो दोस्तों ऐसी कोई कैपिटल रिसिप्ट की प्राप्तियाँ, ठीक है, जिस मेजर हेड से मैंने पहले खर्चा किया था उसी मेजर हेड के अंदर मुझे उसको डील करना है, उसके अंदर उसको लेना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करता हूँ, ठीक है। दोस्तों थ्योरेटिकल पोर्शन था, कुछ ज़्यादा उसमें बताने की बातें नहीं थी, इसलिए मैंने इसको जल्दी से खत्म किया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।